नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में क्या समझने वाले हैं? आज की इस वीडियो में आप सभी को समझने को मिलेगा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये आप सभी को पता है कि स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली जो हमारी सेकंड बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 रहेगा ये, है ना। इससे पहले वाली जो हमारी बुक है जिसका नाम था समकालीन विश्व में राजनीति, है ना जी। दो ध्रुवीयता से स्टार्ट किया था और वैश्वीकरण पे हमने खत्म किया। पूरा सिलेबस फर्स्ट बुक का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चाहिए प्लेलिस्ट में एनिमेटेड वीडियो भी मिल जाएगा और साथ ही साथ डिजिटल बोर्ड सीरीज भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पहले जब स्टार्टिंग के कुछ वीडियो आप देखेंगे, हो सकता है कि उसमें लाइटिंग अच्छी नहीं थी, कैमरा बढ़िया नहीं था, चीजें थोड़ा मतलब माइक की भी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पर धीरे धीरे भाई इंप्रूवमेंट हो रहा है। कंटेंट में इंप्रूवमेंट मैं करने की कोशिश कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना स्टार्ट करो, हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करो, एकदम आसान बना दो चीजों को, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान बनाने की कोशिश मैं लगातार कर रहा हूं और आप लोग मेरे को सपोर्ट भी लगातार करते आए हैं ना जी। तो आप देखेंगे पहले चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। देखो, मैं 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस ना मान के मैं हिस्ट्री ही मान के चलता हूं, क्योंकि बीती हुई घटनाओं को पूरी तरीके से हम बीती हुई घटनाओं को ही पढ़ रहे हैं और कोई ज्यादा सिद्धांत किसी जो राजनीतिज्ञ जो होते हैं, जो विचारक है पॉलिटिकल साइंस के, उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ रहे हम, बस घटनाओं को पढ़ते जा रहे हैं, है ना। ये भी 1947 से शुरू हुआ। जो हमारी समकालीन विश्व राजनीति वाली जो बुक थी वो भी 1945 से शुरू हुआ। आसपास से का ही समय काल है। इसमें हम इंडिया की बात करेंगे, उसमें हमने वर्ल्ड की बात की थी। ठीक है जी। तो देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसका मतलब क्या है? यानी कि जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के साथ ही बहुत सारी समस्याएं थी, उसका वर्णन ये चैप्टर करेगा। उन समस्याओं का समाधान कैसे किया गया, इस चीज का भी वर्णन ये चैप्टर करने वाला है। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, स्टार्टिंग के जो 10 मिनट है ना भाई, दिमाग का ढक्कन तो बिल्कुल ही अच्छे से खोल के रखना, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 मिनट को समझ जाते हो ना, पूरा चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, आपको मजा आने लगेगा। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट को ध्यान से समझो, जो भी मैं चीजें आपको बताता हुआ चल रहा हूं। 12th में काम तो आएगा ही आएगा, जिंदगी में जहां भी जाओगे ना भाई, हमेशा ये नॉलेज तुम्हारे पास होगा ना, कहीं भी किसी को भी चमका दोगे, कहीं भी। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि भाई दिमाग का ढक्कन खोल के रखो और जो भी चीजें समझा रहा हूं उसको समझते चलो। चलो भाई, सबसे पहले ना बनाएंगे एक इंडिया का क्या मानचित्र बना देते हैं। ठीक है जी, एक इंडिया का प्यारा सा मानचित्र बना देंगे हम, ताकि चीजों को समझने में मजा ही आ जाए एकदम, है ना। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया मानचित्र हमसे तो नहीं बनता। भाई कोशिश करना पड़ेगा। देखो भाई, मैं बना लेता हूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि एक बार में सीख गया मैं? भाई ये मैं बनाने के लिए काफी बार मैंने कोशिश किया है ना, अभ्यास किया, जब जाके मैं बना पाया हूं। तो ये काम आपको भी करना होगा, तब जाके आप भी भारत का बहुत जबरदस्त मैप बना पाओगे। मेरे से ही बढ़िया बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना जी। मेरे से भी अच्छा मैप आप लोग बना सकते हैं। ये वाला भाई सेब थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, कोई नहीं, कर देते हैं। इस वाले सेब को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा अपने को। हाँ जी, आ जाओ, इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे, फिर ऐसे कर देंगे, है ना। अब सही लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया इंडिया का मैप, लगभग ठीक ठाक से भी बढ़िया कह सकते हैं। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इस इंडिया के मैप को? ठीक है जी, तो कमेंट में आप लोग मेरे को नंबर दे सकते हैं। और ये श्रीलंका है, इधर आप देखेंगे तो इधर वाला जो पार्ट है बांग्लादेश हो जाएगा, इधर आपका पश्चिम बंगाल देखने को मिल जाएगा। जो लोकेशन हमें लेना है उसी लोकेशन की मैं बात करूंगा। आप देखेंगे इधर आपका पाकिस्तान है ना जी, इधर आपका नेपाल है, ये वाला पार्ट जो है आपका नेपाल है ना। तो बस ये सारे लोकेशन आप हमें अभी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने ये सारे लोकेशन ले लिया। देखो, जब हम बात करें ब्रिटिश राज की, अगर हम बात करें जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो इंडिया को हम लोग क्या बोलते थे? इस इंडिया को हम लोग बोलते थे ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत, है ना, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है जी, क्या बोलते थे? ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। अब ब्रिटिश इंडिया जो था, ब्रिटिश इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय ब्रिटेन का कब्जा था इस पे, इसीलिए ब्रिटिश इंडिया बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रजवाड़े भी थे बहुत सारी। ठीक है जी, यहाँ पे क्या था जी, पूरे भारत की बात करें उस समय जब अंग्रेजों का राज था, तो 565 प्लस रजवाड़े थे, 565 प्लस रजवाड़े थे भाई भारत में। अब भैया जी ये रजवाड़े क्या होते हैं, ये भी तो समझा दो, रजवाड़ों का मतलब क्या है? तो इसको हम देसी रियासतें भी बोलते थे। यहाँ पे हमारे जो देसी राजा थे, देसी नहीं मतलब विदेशी नहीं, देसी राजा,
ठीक है। तो जो देसी राजा थे हमारे, उनका शासन हुआ करता था। ये मतलब छोटे छोटे रजवाड़े थे जहां पे राजा महाराजा का शासन होता था, तो इन एरियाओं को हम रजवाड़े बोला करते थे। तो इस तरीके से जो इंडिया था वो दो भागों में बटा हुआ था। अब थोड़ा सा हम विभाजन की चीजों को समझ लेते हैं। देखो आप सभी को पता है कि भारत का जो विभाजन हुआ वो कब हुआ? 14 से 15 अगस्त 1947 में, है ना। वो भी मध्य रात्रि को हुआ था भाई, रात्रि को, मध्य रात्रि को जब विभाजन हो गया ना, लोगों को पता ही नहीं है कि वो किस देश में, कोई सीमा भी नहीं है, कोई सीमा बॉर्डर वॉर्डर कुछ नहीं बना, जहां भागना है भागो अपने जान बचाने के लिए। तो ये सारी चीजें चलने लग रही थी। देखो जब भारत का विभाजन हुआ तो उसमें जो हमारे देश के वायसराय थे, वायसराय, ये कौन होते हैं जी? ये ब्रिटेन के जो राजा या महाराजा या जो भी रानी होती थी उनके प्रतिनिधि होते थे। तो उस समय जो वायसराय थे हमारे देश के, वो थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे देश के क्या थे? वायसराय थे। तो विभाजन का पूरा योजना जो बनाया गया था वो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही बनाया गया था। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन होने वाला था। अब अगर हम भारत के विभाजन की अगर सीमा रेखा की बात करें और समस्या क्या थी, तो देखो समस्या यह थी कि विभाजन का आधार क्या बनाया गया था? धार्मिक बहुसंख्यक, यानी कि जिस एरिया में मुस्लिम ज्यादा होंगे वो क्या कहलाएगा जी? वो कहलाएगा हमारा पाकिस्तान, और जिस एरिया में हिंदू मतलब हिंदू ज्यादा होंगे वो हिंदुस्तान कहलाएगा। तो कोई भी ऐसा एरिया था ही नहीं जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो। बस दो ऐसे एरिया थे जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। एक था ये आपका पश्चिम में और दूसरा था पूर्व में। ठीक है, यानी कि बंगाल साइड और दूसरे पंजाब और सिंध का एरिया जो था वहां पे। तो निश्चय ये किया गया कि जो इंडिया और पाकिस्तान मतलब जो पाकिस्तान बनेगा ना, वो दो भागों में बनाया जाएगा। ठीक है, इधर आपका नीचे का बलूचिस्तान का कुछ एरिया था, इधर सिंध का एरिया था, और इधर वाला जो पंजाब का एरिया था, इन सबको अलग करके कौन सा पाकिस्तान बना दिया गया? पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है जी, ये कौन सा पाकिस्तान बन गया? पश्चिमी पाकिस्तान। और इधर जो बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा था, ये वाला है ना, ये पूर्वी बंगाल कहलाता था पहले, इसको अलग करके कौन सा पाकिस्तान बना दिया गया जी? पूर्वी पाकिस्तान। इस तरीके से दो पाकिस्तान बना दिए गए, है ना, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन 14-15 अगस्त तक सीमा तय नहीं किया गया कि कहां तक का एरिया पूर्वी पाकिस्तान है, कहां तक का एरिया पश्चिमी पाकिस्तान है। इस वजह से लोगों को पता ही नहीं है कि वो किस देश में अभी रह रहे हैं। तो इस वजह से मारकाट बहुत ज्यादा होने लग गया। फिर 17 अगस्त को क्या होता है? 17 अगस्त की बात करिए, 17 अगस्त 1947 की अगर हम बात करें, तो एक व्यक्ति होते, एक वकील होते जिनका नाम था सर, नाम लिख देता हूं मैं यहां पे, सर सिरिल रेडक्लिफ। भाई इन व्यक्ति का नाम याद रखना। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो ये सीमा बनाया, जो सीमा तय किया था, वो रेडक्लिफ जी ने ही किया था। इन्हीं महाशय ने भारत पाकिस्तान का जो सीमा है वो तय किया, मतलब पूरा सीमा बनाया है, सीमा रेखा बनाया है। तो इसीलिए ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम रेडक्लिफ लाइन भी बोल देते हैं, रेडक्लिफ रेखा भी बोल देते हैं। इन्होंने क्या किया? इनको कुछ नहीं पता था, ये पेशे से क्या थे? एक वकील थे, और इनको कुछ नहीं मालूम कि भैया भारत की संस्कृति कैसी है, भारत का भूगोल कैसा है, कुछ नहीं मालूम। उन्होंने एक नक्शा लिया और नक्शा में इधर जहां देखा कि भाई ये वाला एरिया में जो है मुसलमान थोड़े ज्यादा है, तो नक्शा लिया और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा लाइन बना दिया, है ना, और ये बन गया पाकिस्तान हमारा, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान। इधर भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके लाइन बना दिया, ये बन गया आपका पूर्वी पाकिस्तान। तो इस तरीके से इन्होंने सीमा बना दी, सीमा रेखा बना दी, और इस तरीके से भारत का विभाजन हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात करें तो दो भागों में पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन किया गया था। ये सीमा तय किसने किया? सीमा रेखा किसने खींचा था? सर सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ नाम याद रखना भाई, ठीक है, हमेशा काम आएगा। अब हम बात करते हैं कि भैया ये विभाजन हुआ क्यों, विभाजन के पीछे का मुख्य कारण क्या रहा। ठीक है जी, विभाजन के पीछे का मुख्य कारण क्या था, इसको समझ लेते हैं।
ठीक है, विभाजन के अगर हम कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण क्या बता सकते हो? सबसे पहला कारण आप लोग बता सकते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत। ठीक है, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग जो है वो मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग, ठीक है जी, मुस्लिम लीग ने क्या किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किया था। इसके तहत मुस्लिम लीग का कहना यह था कि भारत जो है ना वो हिंदू और मुस्लिम दो कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम नामक दो कौमों का देश है, इसलिए भारत को दो भागों में बांट देना चाहिए, है ना जी। तो सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत, सबसे मुख्य कारण तो द्विराष्ट्र सिद्धांत को ही हम मान सकते हैं भारत और पाकिस्तान के विभाजन में, भारत के विभाजन में, ठीक है जी, भारत के विभाजन में सबसे पहला कारण आप ये बता सकते हो। दूसरा कारण बता सकते हो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया? स्टार्टिंग से ही हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डाला, उनको आपस में भड़काया, उनको आपस में लड़ाया और अपना सत्ता आसानी से यहां पे चला पाए। उनको पता था कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो कभी भी विद्रोह कर देंगे, है ना, आपस में लड़ते रहेंगे तो आपस में लड़ने में बिजी रहेंगे। जाति के आधार पर जो भेदभाव था उसको और बढ़ावा देने लग रहे थे वो, ताकि ये सारी चीजें क्या हो, आम नागरिक जो है इसी में उलझा रहे और कभी भी ब्रिटिश सत्ता को कोई समस्या ना आए, समझ गए। तीसरा कारण क्या बता सकते हो? पृथक निर्वाचिका क्षेत्र का निर्माण। पृथक था भाई, पृथक क्षेत्र का निर्माण। मैं कुछ मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं, निर्माण लिख लेना भाई इसको, निर्माण, ठीक है। पृथक निर्वाचिका क्षेत्र का निर्माण, ये क्या था? पृथक निर्वाचिका क्षेत्र की मांग भी वैसे मुस्लिम लीग ने ही की थी सबसे पहले। उनका कहना यह था कि भाई हम अल्पसंख्यक है इंडिया में, कम मतलब कम संख्या में, तो हमें क्या मिलना चाहिए? पृथक निर्वाचिका क्षेत्र मिलना चाहिए, यानी कि हम अपने अपने एरिया में अपने नेताओं को खुद चुनेंगे। पृथक निर्वाचिका क्षेत्र में यही होता है कि अलग अलग समुदाय के लोग अपने अलग अलग लीडर्स को चुनते हैं, अपने अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लीडर्स को चुन सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पृथक निर्वाचिका बोलते हैं। तो पृथक निर्वाचिका की मांग सबसे पहले मुस्लिम लीग ने की थी और इसकी मांग वैसे 1909 में की गई थी, लेकिन इस मांग को कब मान लिया गया? 1919 में क्या हुआ? इस मांग को मान लिया गया, है ना, पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था कर दी गई। किसके लिए? मुस्लिम लीग, मतलब जो मुस्लिम लीग थे उनके लिए, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत ही ऐसा हुआ था। देखो मुख्य कारण और बता सकते हो आप, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अच्छा, ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मतलब कि पाकिस्तान के लिए सीधे कार्यवाही की गई, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। मुस्लिम लीग ने क्या किया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी कि भाई अब हम पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? सीधा कार्यवाही करेंगे। और जो आपका कलकत्ता का एरिया था, जो इधर आपका कलकत्ता का जो एरिया है, ठीक है, आजा भाई नीचे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के अंतर्गत क्या हुआ? जो कलकत्ता है, कलकत्ता में बहुत ज्यादा हिंसा हुआ, मारकाट हुआ, है ना, और इस हिंसा और मारकाट को देखते हुए जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई मुस्लिम लीग के द्वारा, इस हिंसा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी, जो कि कभी भी भाई विभाजन को सपोर्ट नहीं कर रही थी, है ना, कांग्रेस पार्टी ने भी हिंसा मारकाट को देखते हुए मंजूरी दे दी कि हाँ भाई अब देश का विभाजन कर देना चाहिए, यही सही मामला, ठीक है जी। तो मुस्लिम लीग के टॉप लीडर मोहम्मद अली जिन्ना एक जिद्दी व्यक्ति थे। महात्मा गांधी ने भी बहुत समझाया उनको, सारे लीडर समझाने की कोशिश किए, लेकिन सारे नाकामयाब रहे समझाने में, और इस तरीके से फिर भारत का विभाजन हो गया, ठीक है। तो ये जो भी चीजें आपको मैंने भारत के विभाजन के बारे में बताई है, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको
समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, इसको आप नोट डाउन कर लो चीजों को, और या तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा और एक बार ऊपर कर देता हूँ, कारण वाले जो पॉइंट्स है इसको भी आप लोग लिख लेना। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपनी चैप्टर की पीपीटी में, और एक एक करके फिर जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक्स दे रखे हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि भाई एग्जाम में तो भाई यहीं से चीजें आने वाली है ना, तो इसको भी तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए 15 मिनट की लगभग वीडियो तो बनी चुकी है हमारी, तो मेन चीजें थी मैंने आपको समझा दिया। देखो अब थोड़ा सा तेजी में चलेंगे, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आप चीजों को मतलब एक दूसरे से जोड़ भी पाएंगे। देखो आप सभी को पता है कि 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, आजादी की भी घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, आपको पता है प्रथम प्रधानमंत्री है ना, आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, संविधान सभा के एक सत्र को संबोधित किया। ठीक है, संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने एक भाषण दिया था, जिसको हम क्या बोल देते हैं, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे भाग्य वधु का मतलब है यहाँ पे वो कन्या जो कि किसी से उसकी शादी होती है, और ये मतलब एक तरीके से अपेक्षा की जाती है उस कन्या से कि वो अपने पति के जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी, है ना। तो इसी तरीके से जब भारत आजाद हुआ तो हमने भारत को एक ऐसे कन्या के रूप में देखा जिसमें सभी लोगों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल होने वाली थी, बहुत ही बेहतर होने वाली थी, और इसके लिए हमने बहुत ही लंबे समय से, है ना, चिर का मतलब क्या होता है, चिर का मतलब होता है बहुत लंबे समय से हमने क्या किया है भाई, प्रतीक्षा की, और आखिरकार हमारी भेंट जो है वो भाग्य वधु से हो चुकी है, यानी कि अब अच्छे दिन हमारे आ चुके हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, इस भाषण का नाम दिया गया था। इस भाषण को क्या कहा गया, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए दिया था। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पेज पे आ जाते हैं। देखो जब भारत आजाद हुआ तो दो बातों पे सबकी सहमति थी। आजादी से पहले और आजादी जब हो गया भारत, तो उसके बाद सभी लीडर्स जो थे, सभी नेता जो थे, वो दो बातों पे पूरी तरीके से सहमत थे। पहली सहमति क्या थी कि भाई जो देश का शासन है वो लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, है ना, लोकतंत्र के माध्यम से हम शासन व्यवस्था को चलाएंगे, और दूसरा सरकार जो है वो सभी के लिए काम करेगी, है ना। सरकार हुआ यहाँ पे सरकार जो है सभी के भलाई के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है या फिर गरीबों के लिए काम कर रही है, समता मूलक समाज की स्थापना करेगी, सभी के भलाई के लिए काम करने की कोशिश जो है वो सरकार करने वाली है ना। 1947 का जो साल था वो हिंसा और त्रासदी से भरा हुआ था, विस्थापन से भरा हुआ था। इसके बारे में आगे आपको पूरे चैप्टर में समझने को मिलने वाला है जी। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ताकि हम आगे बढ़ सके। चलिए जी अगले पेज पे आ जाते हैं। तो अगले पेज पे हम सभी आ चुके हैं। अगले पेज पे 3 चुनौतियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में तो यही बनता है आपका, है ना जी, 3 चुनौतियां। जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद हमारे सामने 3 बहुत बड़ी चुनौतियां थी जिसका सामना हमें करना था। सबसे पहली चुनौती क्या थी, एकता के सूत्र में बांधने की, है ना, एकता के सूत्र में बांधने की। इसका मतलब क्या था कि भारत जो था वो विविधताओं से भरा हुआ था। यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते थे, ठीक है जी, अमीर गरीब लोग रहते थे। अब इनको एक सूत्र में बांधना है, इनको एक करना है, तो ये बहुत ही मुश्किल काम था, है ना जी। तो पहली चुनौती तो ये हो गई कि भाई एकता के सूत्र में यहाँ पे लोगों को बांधना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम था, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति को फॉलो करने वाले, मानने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। दूसरी चुनौती क्या थी, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र कायम करने की, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि लोकतंत्र केवल विकसित और अमीर देशों में ही कायम हो सकता है, और भारत उस समय एक गरीब देश था। विभाजन के दौरान बहुत सारे संसाधनों की हानि हो चुकी थी, है ना जी। तो ऐसी स्थिति में क्या भारत लोकतांत्रिक देश बन सकता था? क्या यहाँ पे मतदान हो सकता था? क्या चुनाव करवा के एक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती थी? ये भी बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। तो दूसरी चुनौती लोकतंत्र स्थापित करने की। तीसरी चुनौती क्या थी जी, तीसरी चुनौती जो थी वो थी विकास करने की। विकास यानी कि ऐसा विकास जिसका फायदा सभी को हो, सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को फायदा हो, है ना। आर्थिक असमानता को सरकार कम से कम करे और विकास तक सभी वर्ग को लेके आए, सभी को इसका फायदा दिला सके। तो ये भी बहुत ही मुश्किल भरा काम था सरकार के लिए, नियोजित विकास करना, क्योंकि संसाधनों की कमी थी, रिसोर्सेज नहीं थे, है ना। अल्पसंख्यक वर्ग जो है या गरीब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, है ना। तो उनको एक विकास के पटरी पे देश को लाना,
ये भी बहुत मुश्किल काम था, तो तीसरी चुनौती के तौर पे आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है जी, ये 3 चुनौतियां हो गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब विभाजन की बात कर लेते हैं। विभाजन के बारे में वैसे तो मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया है, ऑलमोस्ट चीजें आप लोग समझ चुके हैं, किसी पॉइंट पे आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं, है ना जी। तो 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों का जन्म होता है, आप सभी को पता है ना जी। मुस्लिम लीग ने क्या किया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इसके तहत क्या कहा था मुस्लिम लीग ने कि जो भारत है वो किसी एक कौम का, कौम यहाँ पे यानी कि धर्म को ही आप मान सकते हैं, ठीक है जी। तो एक कौम नहीं बल्कि 2 कौम, हिंदू और मुस्लिम नाम के 2 कौमों का देश है, इसीलिए इसको 2 भागों में बांट देना चाहिए। ठीक है जी, तो ये सबसे मुख्य कारण था भारत के विभाजन का। ठीक है जी, इसलिए मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की थी। कांग्रेस ने हमेशा से जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है उसका विरोध करता हुआ आ रहा था, कांग्रेस पार्टी। ठीक है जी, लेकिन आगे चल के जब बहुत सारी हिंसा हो रहा था, जैसे मैंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात की जो कि 16 अगस्त 1946 को हुआ था, मुस्लिम लीग के द्वारा कलकत्ता में बहुत ज्यादा मारकाट हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने भी फिर विभाजन की मंजूरी दे दी और इस तरीके से भारत का फिर विभाजन जो है हो गया। विभाजन की प्रक्रिया की बात करें तो विभाजन की प्रक्रिया कैसी थी इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया कि फैसला क्या हुआ कि भाई जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उससे अब ब्रिटिश इंडिया कहते थे, वैसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, उसको अब भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों में बांट दिया जाएगा। ठीक है जी, धार्मिक बहुसंख्यक संख्या को विभाजन का आधार माना गया था कि भाई जिस एरिया में मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे उसको हम क्या करेंगे पाकिस्तान, और जिस एरिया में हिंदू ज्यादा होंगे बाकी वो पूरा एरिया हिंदुस्तान कहलाएगा यानी कि भारत कहलाएगा। इस तरीके से विभाजन होने वाला था। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। विभाजन की समस्या क्या थी, लेकिन भाई इसमें विभाजन की बहुत, जैसे विभाजन का तरीका उन्होंने ढूंढ लिया कि भाई धार्मिक बहुसंख्यक को हम क्या करेंगे विभाजन का आधार बना लेंगे, लेकिन समस्या आ गई इसमें। समस्या क्या आ गई, पहली समस्या क्या बता रखी है, देखो देखो जी, पहली समस्या क्या बताया हुआ है कि पहली समस्या यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक इलाका ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो, मतलब कि कोई एरिया है ही नहीं ऐसा जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो, बल्कि 2 एरिया ऐसे थे जहां पे उनकी संख्या ज्यादा थी, बहुसंख्यक नहीं थे बल्कि संख्या ज्यादा थी, है ना। एक एरिया पश्चिम में था तो दूसरा एरिया पूर्व में था, तो ये दोनों इलाके बहुत दूर थे, है ना, बहुत ज्यादा दूर थे। और ऐसा कोई साधन भी नहीं है कि भाई पूर्व को उठा के पश्चिम में लाके मिला के बना दो पाकिस्तान, या पश्चिम को उठा के पूर्व में ले जाओ और बना दो पाकिस्तान। तो इस तरीके से डिसाइड ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो 2 भागों में बनेगा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है जी, दूसरी समस्या क्या थी, दूसरी समस्या ये थी कि बहुत सारे जो मुस्लिम बहुल इलाके वाले जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में जाने के लिए राजी नहीं थे, वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। मुस्लिम एरिया वाले क्षेत्र भी, है ना, खास करके जैसे कि आप खान अब्दुल गफार खान की बात कर लो जो कि पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत के निर्विवाद नेता थे, मतलब कि बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, है ना। निर्विवाद मतलब जिससे कोई नफरत नहीं कर रहा है और बिना विवाद के किसी चुनाव में जीत जाते हैं उसको निर्विवादित नेता हम बोल देते हैं ना। तो पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत के लीडर थे, है ना, और ये विभाजन के सख्त खिलाफ थे। इनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं भाई, याद रखना, सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है, खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है, और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के यानी कि भारतीय विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे। तो बहुत सारे जो मुस्लिम एरिया वाले क्षेत्र थे वो भी पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, ये भी एक समस्या थी। तीसरी समस्या क्या थी, तीसरी समस्या थी कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ठीक है जी, मतलब कि जैसे आपको पता है कि जो आपका पंजाब का एरिया है, ठीक है, और इधर आप बंगाल के एरिया की बात कर लोगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि भाई मुसलमान बहुत ज्यादा संख्या में, यहाँ पे हजारों की संख्या में क्या रह रहे, कौन से धर्म को फॉलो करने वाले रह रहे भाई, हिंदू है जो कि अल्पसंख्यक है यहाँ पे, है ना, अल्पसंख्यक है यहाँ पे। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी भाई हिंदू, यहाँ पे जो सिख थे पंजाब साइड, सिख जो थे वो भी बहुत सारे अल्पसंख्यक थे, है ना। ऐसे में फैसला हुआ कि दोनों प्रांतों में भी बंटवारा जो है धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे होगा, है ना, और इसमें जिले अथवा उसे निचले स्तर के प्रशासनिक हलकों को आधार माना जाएगा। यानी कि इन एरियाओं में भी, पंजाब में और इधर बंगाल में, ठीक है जी,
पंजाब और बंगाल में भी ये तय किया गया कि जिस एरिया में मुस्लिम ज्यादा होंगे, आपको पता होगा कि पूरे बंगाल को पाकिस्तान नहीं बनाया गया और ना ही पूरे पंजाब को पाकिस्तान बनाया गया, बल्कि उन पंजाब के उन एरियाओं को पाकिस्तान में शामिल किया गया जहां पे मुस्लिम ज्यादा थे, और बंगाल का वो एरिया पाकिस्तान बना जहां पे मुस्लिम ज्यादा थे। ठीक है जी। तो इन एरियाओं का जो विभाजन हुआ ना, जो ये प्रांत जो विभाजित हुए, ये भी कहीं ना कहीं धार्मिक संख्या के आधार पे ही किया गया कि जिस एरिया में मुस्लिम ज्यादा थे उसको पाकिस्तान बनाया गया। ठीक है जी, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। पंजाब और बंगाल का जो बंटवारा था वो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी रही। सबसे ज्यादा मार काट जो देखने को मिलता है वो पंजाब में और बंगाल में आपको देखने को मिलेगा विभाजन के दौरान। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, चौथी समस्या की बात कर लेते हैं। तो चौथी समस्या थी अल्पसंख्यकों की समस्या, क्योंकि जब विभाजन हुआ तो भाई बहुत सारे अल्पसंख्यक दोनों ही क्षेत्र में रह गए थे और उनके ऊपर हो रहा है क्या, हमले, लगातार हमले होते जा रहे, बहुत सारे अल्पसंख्यक मारे गए। अगर जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जैसे कि अगर पाकिस्तान की बात कर लो, वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक बढ़ गए, उनके ऊपर हमले होने लगे। इंडिया में बहुत सारे एरियाओं में जो मुस्लिम थे वो अल्पसंख्यक थे, तो उनके ऊपर हमले होने लगे। तो अल्पसंख्यकों की समस्या बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तानी इलाके में लाखों लोगों में हिंदू और सिख आबादी थी, है ना। पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी बाकी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमान की एक बहुत बड़ी आबादी मौजूद थी। ठीक है जी। तो ये कहाँ जाए, किन्हें कहाँ पनाह ले, ये बहुत दुविधा में फंसे हुए थे भाई अल्पसंख्यक जो भारत में उस समय फंसे हुए थे या पाकिस्तान में जो फंसे हुए थे। ठीक है, तो चौथी समस्या किसकी थी, अल्पसंख्यकों की समस्या थी। तो ये 4 समस्याएं थी भारत के विभाजन में, जिसके बारे में यहाँ पे आपको समझाया गया है। अब विभाजन के परिणाम की बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप इसमें नंबर ले सकते हो, है ना जी। तो देखो, भारत पाकिस्तान के अगर विभाजन की बात करें, इसका परिणाम क्या रहा, तो दुनिया का सबसे बड़ा स्थानांतरण हुआ, इतिहास, मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण, मतलब कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो थे वो एक जगह से दूसरे जगह पे विस्थापित हो गए, है ना जी। धर्म के नाम पे देखो सांप्रदायिक दंगे हुए, धर्म के नाम पे एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारना स्टार्ट कर दिया। सामूहिक दंगे देखने को मिले, है ना, सामूहिक दंगे देखने को मिले, मतलब समूह बना के लोग जाते थे और फिर वहां पे मारकाट मचा देते थे। जैसे कि आप लोगों ने, कौन सी मूवी है हमारी वो, गदर मूवी तो देखी होगी आप लोगों ने। पूरा का पूरा ट्रेन जो है वो लाशों से भरा हुआ आता है ना। महिलाओं के साथ आपको पता है भाई बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। ठीक है जी। और इसके अलावा उनका अपहरण हुआ, जबरदस्ती उनसे शादी कर ली गई। कई बार तो भाई कई लोगों ने अपने घर की इज्जत बचाने के लिए खुद ही अपनी महिलाओं बेटियों को मार दिया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको यही सारे पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसको एक बार आप रीड कर लेना। ठीक है जी। चलिए देखो, विभाजन के समय क्या है कि वस्तुओं का बंटवारा हुआ, जो एरिया है एरिया का बंटवारा तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ वित्तीय संपदाओं का बंटवारा, जैसे कि टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर है ना, पुलिस के वाद्य यंत्र है, इन सभी चीजों का बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। तो ये भी परिणाम में बता सकते हो कि वस्तुओं का भी बंटवारा देखने को मिलता है। ठीक है जी। शरणार्थियों की समस्या भाई, ठीक है, बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ के शरणार्थी बनना पड़ गया, क्योंकि उनके पास अपना कोई ठिकाना नहीं था, कोई घर नहीं है उनके पास, तो शरणार्थी बन के रहना पड़ा, है ना। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, और जिन लोगों ने सीमा पार भी कर लिया तो बेगानेपन का अनुभव करते थे, क्योंकि उनको कोई अपना ठिकाना नहीं मिल पा रहा था। विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। विभाजन के हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। 5 से 10 लाख लोग भाई जो है, गूगल पे भी सर्च करोगे तो लगभग 4 से 5 लाख आपको दिखाएंगे, है ना। तो इतने ज्यादा संख्या में लोग जो थे वो इस विभाजन के दौरान मारे गए। चलो जी, रजवाड़ों के विलय की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भारत आजाद हुआ तो उसके आसपास आजादी के समय में लगभग 565 रजवाड़े थे भाई भारत में, है ना। 565 रजवाड़े थे। ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में था, आप सभी को पता है ये बात, है ना। देखो पूरी सीन सपाटा क्या है उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ब्रिटिश इंडिया में 2 हिस्से थे। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे और दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। ठीक है जी। तो वैसे तो पूरे भारत में ब्रिटेन का ही कब्जा था, लेकिन उसके अंदर जो देसी रजवाड़े थे, जहां पे राजाओं का शासन हुआ करता था। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण होता था। जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत थे उस पर सीधा नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का होता था, और बाकी जो देसी रियासतें थी वहां पे राजा जो थे अपना शासन चलाते थे, लेकिन
वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अंडर ही रह के काम करते थे। ठीक है जी। दूसरी तरफ आपको पता है भाई छोटे छोटे आकार के कुछ राज्य थे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रजवाड़ा बोल देते हैं, है ना। रजवाड़े पर राजा का शासन हुआ करता था, ये शासन चलाते थे राजा। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य की 1/3 हिस्से में रजवाड़े शामिल थे। लगभग 1/3 एरिया जो था वो रजवाड़ों का ही था, मतलब राजाओं का ही शासन था वहां पे। ठीक है, देखो जी अब समस्या क्या उत्पन्न हो गई जब भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद क्या समस्या उत्पन्न हुआ, क्या लिखा है, आजादी के बाद, आजा भाई क्यों नखरे दिखा रहा है तू। देखो समस्या क्या थी, रजवाड़ों के विलय की समस्या क्या थी। तो आजादी के बाद आप देखिए, आहा कहां पहुंचे हम। ये तो समझ लिया हमने, है ना। देखो आजादी के बाद रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी भाई भारत में, 565 थे, है ना। 565 रजवाड़े थे यहाँ पे। अंग्रेजी राज का नजरिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपनी स्वतंत्र पहचान बना ले। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि रजवाड़ों के पास ना ये ऑप्शन था कि या तो वो भारत में शामिल हो जाए या फिर पाकिस्तान में का हाथ थाम ले या फिर अपनी स्वतंत्र पहचान बना ले, एक अलग देश ही बना ले। समझ रहे हो, तो ये समस्या थी भाई भारत के सामने, बहुत गंभीर समस्या थी। बहुत सारे रजवाड़े तो भाई, रजवाड़े के राजा धोखेबाज, जैसे कि जूनागढ़ का राजा, त्रवणकोर के राजा, है ना। तो ये सारे मतलब समझ रहे हो, साथ नहीं दिया भारत सरकार का। देखो यह फैसला लेने का अधिकार किसको दिया गया था, राजाओं को दिया गया था। जो रजवाड़े के राजा थे उन्हीं को यह फैसला दिया गया था कि वो किस देश में शामिल होना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं। सबसे पहले त्रवणकोर के जो राजा थे उन्होंने अपने राज्य को आजाद करने की घोषणा कर दी। जो त्रवणकोर के राजा है उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि ना तो हम इंडिया में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, अपनी स्वतंत्र पहचान हम बना के रहेंगे। ठीक है जी, चलिए ये समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ही ऐसा ही ऐलान कर दिया कि भाई हम भी अलग पहचान बनाएंगे। भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो भोपाल के नवाब के अपने अलग ही नखरे थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अपनाना भी था, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमने ये पूरा प्लान बना लिया था कि जब भारत आजाद हुआ होगा तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाएंगे। तो इसलिए अब जबरन भाई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया जा सकता था, है ना। देखो सरकार का नजरिया क्या था, अब सरकार ने क्या किया, इन जो रजवाड़े थे वो भारत से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको लेके भारत सरकार का क्या नजरिया है, भारत सरकार ने क्या कदम उठाए। देखो पॉइंट्स पढ़ते हैं जरा, सरदार पटेल की भूमिका भी यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा। देखो रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐतिहासिक भूमिका निभाई, है ना। भारत को एक करने में, भारत की एकता की स्थापना में इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही, इसीलिए इनको हम लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, आज यह आसान लगता है लेकिन उस समय ये बहुत कठिन काम था कि इन राजाओं को भारत में शामिल होने के लिए मनाना जो था वो बहुत ही मुश्किल काम था। देखो देशी रजवाड़ों के इस चर्चा में 3 बातें सामने आ गई। जब रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने की बात आई तो 3 बातें जो है वो सामने निकल के सामने आती है। कौन सी 3 बातें हैं, देखो पहली बात तो ये थी कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। राजा भले ही अलग होना चाह रहे हैं लेकिन वहां के जो लोग हैं वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं, ये बातें भी निकल के सामने आई। दूसरी बात क्या थी कि भारत सरकार का रुख जो था वो लचीला था, है ना, और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए भी राजी हो चुका था। जो भारत की सरकार थी उस समय की, वो स्वायत्तता देने को तैयार थे कि भाई हाँ आपको हम विशेष अधिकार देंगे, विशेष पावर देंगे, आप भारतीय संघ में ही आइए। ठीक है। तीसरी बात विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर थी और ये ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता, एकता का सवाल सबसे ज्यादा अहम था, है ना। तीसरी बात ये थी कि भाई हमारे लिए बहुत जरूरी था कि अगर ये जो मतलब रजवाड़े अगर अलग हो जाते हैं तो उनका सीमांकन कैसे होगा, पूरे देश का सीमांकन कैसे होगा, किस तरीके से जो हमारा देश है वो अखंड भारत बन पाएगा, है ना जी, देश में एकता की स्थापना कैसे हो पाएगी, ये बहुत गंभीर समस्या थी। तो ये 3 बातें उभर के सामने आई। जब हम देशी रजवाड़ों की चर्चा करते हैं तो ये 3 बातें ही सामने आ जाती है। पहली बात क्या थी भाई, पहली बात ये थी कि भाई जो लोग थे वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, राजा बस अलग होना चाहते थे कुछ रजवाड़े के।
भारतीय सरकार का जो नजरिया था रजवाड़ों को लेकर वो लचीला था, यानी कि कुछ पावर, एक्स्ट्रा पावर बहुत सारे रजवाड़ों को देना चाहते थे। और तीसरी बात ये थी कि भाई अगर वो रजवाड़ों को भारत में नहीं मिला पाए तो जो हमारी एकता है, एकता अखंडता है, वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, भारत एक नहीं हो पाएगा, है ना जी। चलिए देखो आगे क्या है कि बातचीत के माध्यम से सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान की नई सीमा से मिलती थी 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत संघ में शामिल हो चुके थे। मतलब बहुत सारे जो रजवाड़े थे ना 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो चुके थे। ज्यादातर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ के विलय पत्र के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था, जो विलय पत्र था। ठीक है, तो बहुत सारे राजाओं ने तो भाई ऐसे ही बिना हंसते खेलते, मतलब उन्होंने जो विलय पत्र है जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जानते हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं, हाँ ये रहा, देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, ये एक विलय पत्र था, इसको हम सहमति पत्र कह सकते हैं। मतलब इस पे साइन, जिस रजवाड़े के राजा ने इस पे साइन कर दिया ना, तो ये समझ लो कि वो जो रजवाड़ा है वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है और भारतीय संघ में मिलने के लिए खुशी खुशी राजी है। तो इस पे भाई सरदार पटेल ने बहुत सारे रजवाड़ों के जो राजा थे उनसे साइन करवाया, जो साइन नहीं करे उनसे जबरदस्ती भी साइन करवाया, पीट पाट के थप्पड़ वप्पड़ मारा जाके, एक आध दिया उनको खर्चा पानी मिला लिया। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा जो समस्या आई जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर की रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में सबसे ज्यादा समस्या आई थी। उसमें से दो की बात की जाएगी इसमें, एक तो आपका हैदराबाद और आपका मणिपुर। ठीक है जी, बाकी कश्मीर के बारे में आपको लगभग 7वें 8वें चैप्टर में आपको समझने को मिलेगा, 7वें चैप्टर में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हैदराबाद की बात करेंगे अब। हैदराबाद की जो देसी रियासत है उसको किस तरीके से भारतीय संघ में शामिल किया गया, उसकी स्टोरी आप सभी को यहाँ पे समझने को मिल जाएगा। थोड़ा सा फोन को हम ऊपर उठा देते हैं ताकि चीजें आपको सही से दिखाई दे। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करें फिर। देखो हैदराबाद की जो रियासत थी ना वो बहुत बड़ी रियासत थी। ठीक है, बहुत बड़ा जो मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर करता था ये रजवाड़ा। ठीक है, चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरा हुआ था ये रजवाड़ा। मतलब कि मद्रास प्रांत की अगर हम बात करें तो उसमें पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से में आपका जो आज का महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ठीक है, और इसमें आंध्र प्रदेश का जो एरिया था उसको शामिल किया जाता था। तो ये तीन राज्य जो आज आपको दिख रहे हैं ना, इसके बहुत सारे एरिया जो है हैदराबाद रियासत का ही एक तरीके से हिस्सा माना जाता था। हैदराबाद के शासक को क्या कहते थे, निजाम कहते थे, है ना। और वो दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार हुआ करते थे। जो निजाम होते थे वो बहुत अमीर हुआ करते थे और बहुत पावरफुल होते थे। निजाम चाहता था कि वे हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिला दे, मतलब कि आजाद रियासत बन जाए, उसके ऊपर ना भारत का कब्जा हो, मतलब भारत में ना शामिल होना चाहता था ना पाकिस्तान में, आजाद रहना चाहता था भाई निजाम, वहां का हैदराबाद का निजाम। ठीक है, तो आगे क्या होता है, आगे की स्टोरी देखो भाई, आगे बढ़ जाते हैं। निजाम को सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। मतलब निजाम ने क्या किया, भारत सरकार के साथ ना एक समझौता कर लिया 1947 में, है ना, नवंबर में, कि भाई जैसा स्थिति हैदराबाद में अभी है वैसा ही रहने दो, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। यथास्थिति का मतलब यही होता है। ठीक है, यह समझौता तो जो था वो 1 साल के लिए हुआ, यानी कि कुछ भी हो जाए हैदराबाद में, कुछ भी आप दखल अंदाजी नहीं करोगे। ठीक है जी, यह समझौता 1 साल के लिए हुआ था। इसी बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की जो बातचीत है वो जारी रही। हैदराबाद के लोगों ने निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन कर दिया भाई, क्योंकि निजाम जो था वो ठीक नहीं था, मतलब कुछ गड़बड़ी कर रहा था यहाँ पे। तेलंगाना इलाके के जो किसान थे निजाम के दमनकारी शासन के खास तौर पे, उसके शासन से खास तौर पे दुखी थे। निजाम के शासन से दुखी थे वहां के किसान, तेलंगाना के किसान। ठीक है जी, महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। तो महिलाएं भी भाई बहुत ज्यादा संख्या में आंदोलन में आ जाती है। तो किसानों ने आंदोलन किया और महिलाओं ने आंदोलन कर दिया निजाम के खिलाफ, है ना। कम्युनिस्ट और हैदराबादी कांग्रेस इस आंदोलन की सबसे आगे जो रहे इस आंदोलन में, वहां के कम्युनिस्ट पार्टी और जो आपका हैदराबाद की जो कांग्रेस पार्टी थी वो सबसे आगे रही, है ना। आंदोलन को बढ़ावा दिया भाई इन्होंने। आगे देखो, आंदोलन को देखकर निजाम ने क्या किया, अर्धसैनिक बल का प्रयोग कर दिया। अर्धसैनिक बल, ठीक है, इसको रजाकार कहा जाता था। इन अर्धसैनिक बलों को क्या कहा जाता था, रजाकार। ठीक है जी, रजाकार यानी कि भाई ये बहुत ज्यादा सांप्रदायिक अत्याचारी होते थे, अव्वल दर्जे के अत्याचारी होते थे, बलात्कार करना, मारकाट करना, ठीक है, ये इनका काम होता था। तो रजाकारों ने गैर मुस्लिम लोगों को निशाना बनाया और उनको मारना शुरू कर दिया। ठीक है, रजाकारों ने लूटपाट मचाई,
हत्याएं की, बलात्कार की। ठीक है, 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंच गई, क्योंकि भाई वहां पे बहुत ज्यादा मारकाट हो रहा था। तो भारतीय सेना को वहां पे भेजा गया, कहाँ, हैदराबाद भेजा गया, ताकि निजाम की सेना को कंट्रोल किया जा सके, काबू में लाया जा सके। कुछ दिन की लड़ाई के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसकी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, और उसी आत्मसमर्पण के साथ ही क्या हुआ, हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। ठीक है जी, तो सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी, हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने के लिए सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी, तब जाके हैदराबाद जो है वो भारतीय संघ में मिल पाया। ठीक है, तो ये हैदराबाद की स्टोरी थी। चलिए जी, अब मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर के बारे में क्या बताना है भाई। देखो, मणिपुर का जो राजा था, जिसका नाम था बौद्ध चंद्र सिंह, है ना, बौद्ध चंद्र सिंह। देखो, आजादी के कुछ दिन पहले ही मणिपुर के राजा जो थे, महाराजा जो थे, बौद्ध चंद्र सिंह ने क्या किया था, भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था, है ना। मतलब आजादी से पहले ही इन्होंने विलय का जो सहमति पत्र था उस पर हस्ताक्षर कर दिया था कि हाँ भाई, मिल जाऊंगा मैं आके आपके संघ में, मतलब भारतीय संघ में। इसके बाद उन्होंने यह आश्वासन दिया कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता सत्ता बरकरार रहेगी। मतलब भारतीय सरकार ने राजा को यह अधिकार दे दिया कि आपके अंदरूनी मामले में हम दखल नहीं देंगे, वो पावर आपके पास ही रहेगा, है ना जी। जनता के दबाव में आके महाराजा ने क्या करवा लिया भाई, 1948 में चुनाव करवा लिया। ठीक है, इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया, है ना। जो ये चुनाव हुआ, उस चुनाव के माध्यम से वहां पे संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया। और देखो, मणिपुर भारत का ऐसा राज्य है जहां पे सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब सभी बच्चों को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो कमेंट में बताओ भाई, सारी कमेंट में बताओ कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता क्या है। तो मणिपुर की रियासत जो थी, सबसे पहले यहाँ पे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाया गया था, है ना। मणिपुर के कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिलाया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो थी इसके खिलाफ थी, है ना। भारत में मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से पूछे बिना महाराजा पर दबाव डाला कि वो भारत में शामिल हो जाए। ठीक है जी, तो जो वहां की विधानसभा है मणिपुर की, जो निर्वाचित विधानसभा थी, क्योंकि चुनाव हुआ था वहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे, इससे जो विधानसभा बनी थी उससे पूछे बिना क्या हुआ, भारतीय सरकार ने दबाव डालना शुरू कर दिया महाराजा के ऊपर कि आप भारतीय संघ में शामिल हो जाओ। ठीक है, नहीं तो आपको हम खर्चा पानी देंगे, पिटाई लगाएंगे आपकी। ठीक है, तो दबाव डाल के क्या हुआ, दबाव डाला गया। उसके बाद मान गए भाई, सरदार पटेल लेके गए थे, वो जेब से पर्चा निकाला और बोल दिया बेटे, बंदूक टान दिया पहले ऐसे करके, चल बेटे साइन कर दे, नहीं तो उड़ा दूंगा तेरे को। तो बस मतलब जबरन क्या हुआ, उनसे साइन करवाया गया और उसके बाद फिर भारतीय संघ में मिला लिया गया इसको। ठीक है जी, समझ में आ गया। राज्यों का पुनर्गठन, अब यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं भाई, भारतीय राज्य जो है, अभी आपको पता है भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। इन राज्यों का गठन कैसे हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आजाद हुआ था भारत, तब राज्यों की सीमा कोई फिक्स नहीं थी, बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, और ये राज्य कैसे कैसे बने हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा। तो देखो, राज्य जो है, स्टार्टिंग में आप इस पेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ही चीज आपको समझने को मिलेगा कि भारत में स्टार्टिंग से ही बात हो रही थी कि भारत में जो राज्यों का गठन होगा ना, वो किसके आधार पे होगा, भाषा के आधार पे। राज्यों का गठन किस आधार पे किया जाएगा जी, भाषा के आधार पे। ठीक है, और ये बात 1920 में ही कह दी गई थी, जो नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में बात साफ हो गई थी कि भारत में राज्यों का जो गठन होगा वो किस आधार पे किया जाएगा, भाषा के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी राज्य आजादी के बाद हमारे बने हैं वो ज्यादातर भाषा के आधार पे बने हैं। देखो, विशाल आंध्र आंदोलन, जो आंध्र आंदोलन है वो सबसे पहले भाषा के आधार पे बनने वाले राज्य के लिए सबसे पहला आंदोलन आंध्र आंदोलन हुआ, है ना। आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन था, जिसको आंध्र आंदोलन बोलते थे, है ना। ने मांग की कि मद्रास प्रांत के कुछ तेलुगु भाषाई इलाकों को अलग करके एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। जो मद्रास प्रांत था वो बहुत बड़ा प्रांत था भाई साउथ में। अब साउथ में जाओगे तो बहुत बड़ा प्रांत था आपका मद्रास प्रांत, ठीक है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह का कुछ एरिया, कर्नाटक का कुछ एरिया आ जाता था, ये सारा मद्रास कहलाता था। ठीक है, तो मद्रास का जो तेलुगु भाषा एरिया है उसको अलग करने के लिए, उसको आंध्र प्रदेश बनाने के लिए आंदोलन चला, जिसको आंध्र आंदोलन कह दिया जाता है। यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, तेलुगु भाषा क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के
भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। मतलब जितने भी राजनीतिक शक्तियां थी वो सब चाहती थी कि हाँ भाई ये हो, है ना। कांग्रेस के एक नेता थे, दिग्गज नेता, गांधीवादी नेता, जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु भूख हड़ताल में बैठ गए कि भैया जब तक राज्य नहीं दोगे तब तक मैं भूखा रहूंगा, और भूखे रहते रहते मैं मर जाऊंगा लेकिन राज्य लेके रहूंगा। तो ऐसा हुआ भी, 56 दिन बाद मर गए। ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु मरे, इनकी मतलब मृत्यु हो गई 56 दिन तक भूख हड़ताल पे रहने के बाद। उसके बाद केंद्र सरकार ने मान लिया, और इस तरीके से जो पोट्टी श्रीरामुलु जो थे वो चाहते थे कि भाई हाँ भारत में मतलब हमारा जो तेलुगु भाषी राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य बने। ऐसा हुआ भी, भारतीय सरकार ने इस बात को मान लिया, है ना। वहां पे जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी आपकी आंध्रा की, सबने सपोर्ट भी किया। ठीक है, तो इस वजह से ये बात माना गया। और 1952 में क्या होता है, 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। तो आंध्र प्रदेश जो था वो भाषा के आधार पे भारत में बनने वाला, आजादी के बाद मतलब भाषा के आधार पे कह दो कि भाषा के आधार पे राज्य बनने वाला सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, याद रहेगा सबको। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलो भाई सारे पेज की, फिर बाद में मत बोलना भैया आप ना बोर्ड से साइड नहीं हटते, आप बस बोलते हो नोट्स बनाने के लिए और खुद बोर्ड से चिपक जाते हो। ठीक है, ये कंप्लेंट मत करना भाई। ये हमने कर लिया ना ये पेज। चलो, राज्य पुनर्गठन आयोग, जबकि अब देखो 1952 में क्या हुआ, पहला राज्य बन गया भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश। तो अब जाहिर सी बात है कि कुछ व्यवस्था करनी होगी जिससे कि आगे भी अगर राज्य की मांग की जाए तो राज्य बना के देना चाहिए उस एरिया को। तो इसे उसके लिए क्या होता है, राज्यों के गठन के लिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। देखो क्या लिखा है, इस सब से मजबूर होकर केंद्र सरकार ने क्या किया, जो भी हिंसाएं हुई, पोट्टी श्रीरामुलु मर गए, ये सारी चीजें हुई, उसके देखते हुए 1953 में क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाई गई, इसकी स्थापना की गई। इस आयोग का काम था राज्यों की सीमांकन के मामले पर गौर करना, यानी कि कौन सा राज्य बनेगा, किसका सीमा चेंज किया जाएगा, है ना, कुछ भी परिवर्तन होगा तो ये इस पर नजर रखती थी, इस पर चीजें मतलब काम करती थी। इसने अपनी रिपोर्ट में माना कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। अपनी रिपोर्ट के अनुसार इसने मान लिया कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। ठीक है जी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ, 1956 में। और इस अधिनियम के तहत कितने राज्य थे भाई, 14 राज्य थे भारत में और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इस अधिनियम के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। याद रहेगा सबको। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ, 1956 में। कितने राज्य बने इसके तहत, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। बहुत काम की चीज है भाई, एमसीक्यू में आ जाता है। चलो जी, नए राज्यों के गठन की बात कर लेते हैं, बस आखिरी टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर खत्म, चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है जी, बस आखिरी नीचे वाला लाइन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं, रीड कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। चलो देखो, तो मुंबई की बात करें जिसमें गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। तो मुंबई जो प्रांत था उससे कौन सा आंदोलन, मतलब एक जन आंदोलन के बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 राज्य बन गए मुंबई प्रांत से। ठीक है जी, पंजाब में हिंदी भाषाई और पंजाबी भाषाई बोलने वाले 2 समुदायों के लिए 2 अलग अलग राज्य बने। ठीक है जी, मतलब पंजाब से अलग करके अलग राज्य बना। 1956 में अलग राज्य बनाने की मांग की गई, पंजाब से अलग राज्य बनाने की मांग हुई और 1966 में ये मांग आई थिंक मान ली गई, है ना। और पंजाब से अलग करके हरियाणा नामक और हिमाचल प्रदेश नामक 2 राज्य बने। बिल्कुल हाँ, सही बोल रहा था मैं, 2 राज्य बने, पंजाब से अलग हो गए, 2 राज्य बने हैं। 1966 में बने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, याद रहेगा, 1966 में 2 राज्य बने, पंजाब से अलग हो गए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये हिंदी भाषी बोलने वाले हैं, और बाकी जो पंजाब है पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग वहां पे है ना। असम से अलग हो गए, 1972 में मेघालय बना। देखो, जो पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्य है वो असम से अलग हो गए बने हैं। असम जो था पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो 1972 में ही, इसी साल यानी कि 1972 में ही मणिपुर और त्रिपुरा नामक 2 राज्य बने। ये भी लगभग असम से ही अलग होकर बने थे। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में राज्य बने हैं। ठीक है, इनका गठन कब हुआ है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का 1987 में।
नागालैंड की बात करिए तो ये काफी पहले ही बन चुका था, 1973 में राज्य बन गया था। ठीक है, क्षेत्रीय संस्कृति अथवा विकास के आधार पर 3 राज्य, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्य बने हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। तो छत्तीसगढ़ आई थिंक उड़ीसा से अलग होके बना है ना जी। ठीक है, उड़ीसा से अलग होके बना है। जो आपका उत्तर प्रदेश है यूपी से अलग होके बना है। झारखंड जो है हमारे बिहार से अलग होके बना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2000 में बने, ये तीनों राज्य कब बने, 2000 में बने हैं। तो ये भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति और संसाधन के आधार पर, विकास के आधार पर, क्योंकि जिनके पास, जैसे आपको पता है झारखंड के पास रिसोर्सेज ज्यादा थे तो इसलिए अलग होना चाहा यहाँ के लोगों ने, तो इस तरीके से राज्य बने हैं। तो हमेशा भाषा के आधार पर नहीं, ये भाषा के आधार पर राज्य बनने वाले नहीं थे बल्कि विकास और संस्कृति के आधार पर बनने वाले राज्य थे, है ना। तो लगभग आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ 50 मिनट की वीडियो बनी है, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को भाई चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक करना। बीच में मैंने एक बार भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, एक बार भी आपको नहीं बोला कि भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। लास्ट में जरूर बोलूंगा, है ना, कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है जी, बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट में बता सकते हो, आपके कमेंट को मैं जरूर रीड करूंगा। बस मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।